क्यों होते हो बेचैन साथियों? तुम्हारी मेहनत के आगे कौन टिकेगा? लोग सोचते रहेंगे नहीं होगा और तेरी मेहनत से तू ही जीतेगा। हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। आपका क्लास में स्वागत करते हैं और हमारी क्लासें निरंतर आपके पास पहुंच रही होंगी, जिसमें अपन ज्योग्राफी में नदियां पढ़ चुके हैं। अपन की चल रही है फिलहाल में, अपन का जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान की झीलें, जिसमें मीठे पानी की झीलें चल रही है। झील मीठे पानी की झीलें भी आज सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और होगी, उसमें हम आपको मीठे पानी की जो भी झील है वो संपूर्ण कंप्लीट करा चुके होंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक खारे पानी की झीलों को लेने वाले हैं। तो अपन आज पढ़ते हैं अजमेर जिले के अंतर्गत जो भी झील है उन पर अपन चर्चा करते हैं। तो आज देखते हैं अजमेर जिले की झीलें। अजमेर जिले की झीलें को कौन सी है? अजमेर में एक झील आती है अपन की, आना सागर झील। आना सागर झील, एक आती है फाय सागर, और फिर एक आती है पुष्कर झील। ये अपन की अजमेर जिले में तीन झीलें स्थित हैं मुख्य रूप से, जिसमें एक है आना सागर झील, एक आती है हाय सागर, एक आती है पुष्कर झील। जिसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ पर है? ये अपन के अजमेर जिले में स्थित है। तो ये आता है अपन का अजमेर। अपन आना सागर झील आती है। ये फिर आना सागर झील है। आना सागर झील का निर्माण क्यों किया गया था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, वे इस झील के किनारे क्या क्या स्थित है, और अजमेर की स्थापना कैसे हुई थी, अजमेर में किस वंश का शासन रहा था, कौन से राजा थे जिसके समय अजमेर की स्थापना की गई थी, और आना सागर झील का निर्माण कब किया गया था, इन बातों पर अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले आता है अपन का अजमेर। अजमेर की स्थापना कब हुई थी? तो अजमेर की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में। अजमेर की स्थापना होती है 1113 ईस्वी में। एक शासक आते हैं, चौहान वंश के शासक हैं, जिसका नाम आता है अजयराज चौहान। अजयराज चौहान के द्वारा अजयराज अजयराज चौहान के द्वारा 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया गया था, और अजमेर शहर को बसाने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाया गया था। किसके द्वारा? अजयराज चौहान के द्वारा। अजमेर को अजयराज चौहान ने बसाया था कब? 1113 ईस्वी में, और उसे राजधानी बनाया, और अजमेर में अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया। अजमेर दुर्ग बनाया था, जिसका नाम था अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान के द्वारा किया गया था। अजमेर दुर्ग को ही गढ़ मिठड़ी के नाम से जाना जाता है, तथा इसे तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अजमेर दुर्ग को तारागढ़ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कुछ लॉजिक आता है। अपन देखते हैं कि जब अजमेर में चौहान वंश का शासन रहा था, अजयराज चौहान थे। अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया था और अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी बनाने के बाद में उसमें एक दुर्ग बनवाया, जिसका नाम था अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग को प्राचीन नाम था गढ़मिठली, इसका वर्तमान नाम आता है तारागढ़। तारागढ़ नाम इसे क्यों रखा गया था, क्यों कहा जाता है? तो अपन देखते हैं, मेवाड़ में एक राजकुमार आते हैं जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया तेज धावक था, वह तेज धावक था, मतलब तेज चलता था, जिसे उसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। किसे? पृथ्वीराज सिसोदिया को। पृथ्वीराज सिसोदिया ने की पत्नी थी जिसका नाम था तारावती। तारावती पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। एक बार वो खा जाती है, तारागढ़ अजमेर चली जाती है घूमने के लिए। अजमेर में घूमने के लिए जाती है और कुछ दिन के लिए अजमेर दुर्ग में ठहरती है, और वहां पर अजमेर दुर्ग की दोबारा से मरम्मत करवाती है, जिस कारण उसी दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किसे? अजमेरू दुर्ग को। तो अपन देखते हैं कि अजमेर दुर्ग को तारागढ़ कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन कि तारावती फिर अजमेर रही थी, तो वहां से फिर घूमने जाती है पहाड़ियों पर। वहां पर पहाड़ियां है, ऊंची पहाड़ियां है, जैसे अरावली पर्वतमाला अजमेर से होकर निकल रही है, तो उसमें पहाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर तारावती, इसकी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी, वो घूमने जाती है, पहाड़ियों पर घूमती है, लेकिन गलती से उसकी पायल होती है पैर के अंतर्गत, जिसका घुंघरू टूटकर पहाड़ी में कहीं गुम हो जाता है, और वो उसे ढूंढती रहती है, लेकिन उसे पायल का घुंघरू से नहीं मिल पाता है। तो
जिस कारण तारावती अत्यधिक नाराज हो जाती है और वो जाती है अपने स्वामी के पास। स्वामी के पास जाकर कहती है पृथ्वी से के पतिदेव, मेरे पैर में जो आपने पायल दी थी मुझे गिफ्ट में, जो अपनी सगाई हुई थी उस समय आपने पहली बार आपने मुझे पायल दी थी जिसका घुंघरू टूट कर गिर गया है, मुझे वो नहीं पा रहा है। आप जानते हो कि पहले पहले प्यार की निशानी कोई भूलना थोड़ी चाहेगा, उसको भूल नहीं सकता। तो वो पहले पहले प्यार की निशानी थी किसकी, पृथ्वीराज सिसोदिया की। किस पर थी, पत्नी पर थी, किस पर, तारावती पर। लेकिन वो उसका गलती से पैर का घुंघरू टूट कर गिर गया। तो वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप जाइए और उस पहाड़ी पर जहां पर इसका घुंघरू टूटा है उस पहाड़ी पर देखिए और उसे देखकर निकालिए। तो सैनिक जाते हैं वहां और उसे पहाड़ी को खोदते हैं। खोदने पर वहां पर एक घाटी बन जाती है जिसे घुंघरू घाटी के नाम से जाना जाता है। घुंघरू घाटी कहाँ पर है, अपने अजमेर जिले में स्थित है। घुंघरू घाटी पर राजस्थान का आरपीएससी भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है घुंघरू घाटी पर, क्या है, आरपीएससी भवन। घुंघरू घाटी कहाँ पर है, अजमेर में है। घुंघरू घाटी अजमेर में स्थित है जिस पर आरपीएससी भवन बना हुआ है। आरपीएससी भवन की स्थापना 1949 में अजमेर जयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी। लेकिन इसे 1956 में 1956 में इसे जयपुर से ट्रांसफर करके अजमेर लाया गया था। अजमेर लाया गया था किसी आरपीएससी भवन को। और अजमेर में कहा स्थित है वर्तमान में, घुंघरू घाटी अजमेर पर स्थित है। क्या, आरपीएससी भवन। तो अपन की अजमेर जिले की यह कहानी आती है। फिर इसके बाद देखते हैं अपन अपन अजयराज चौहान के बाद अगला शासक बनता है कहाँ का, अजमेर का, जिसका नाम आता है आना अजयराज या सॉरी अजयराज अन्नूराज। अन्नूराज या आनाजी कौन रहते हैं, अजमेर के शासक बनते हैं किसके बाद, अजयराज चौहान के बाद में। अन्नूराज पर आक्रमण होते हैं तुर्कों के, कई बार आक्रमण हुए लेकिन किसकी, अन्नूराज की नाक में दम कर दी किसने, तुर्कों ने। तो अन्नूराज ने क्रोध होकर अपने सैनिकों का आदेश दिया कि आप तुर्कों का कत्लेआम कर दो, उन्हें सबको काट के भगा दो। तो अन्नूराज के अनाजी के सैनिक जाते हैं और तुर्कों को काट काट कर खूनों पिछिया हो जाता है, मतलब खून जमीन का खून लाल लाल हो जाती है, पूरी मांस फैल जाता है और तुर्कों को वहां से भगा देते हैं और कुछ तुर्कों को काट भी देते हैं। तो वहां की पृथ्वी बिल्कुल लाल हो जाती है, जहां पर पैर धरने के लिए जमीन पर जगह नहीं रहती है और बिल्कुल मांस फैल जाता है, बदबू आने लगती है। जिसके कारण अन्नूराज जी बांडी नदी बांडी नदी को रोक कर एक झील का निर्माण करते हैं जिसका नाम है आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण होता है, यह है अपन की आना सागर झील। आना सागर आना सागर झील को का निर्माण अन्नूराज के द्वारा 1137 ईस्वी में किया गया था। 1137 ईस्वी में किया गया था, तुर्कों के परेशान होने के कारण जमीन को साफ करने के लिए। इसमें बनाई थी अन्नूराज ने, अन्नूराज के द्वारा किया गया था किसका, आना सागर झील का। और आना सागर झील का निर्माण हो गया था। इसी आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण किया था। शाहजहां क्या बनाई थी, 12 दरिया। तो यहाँ आते हैं अपन पे शाहजहां। शाहजहां के द्वारा इसी झील पर किनारे 12 दरिया बनाई गई थी। 12 दरिया का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था आना सागर झील के किनारे पर। फिर देखते हैं अपन, फिर आते हैं एक मुगल बादशाह आते हैं जिसका नाम था जहांगीर। एक आते हैं जहांगीर। जहांगीर के द्वारा इसी आना सागर झील के किनारे पर एक बाग बनाया था जिसका नाम था दौलत बाग। दौलत बाग दौलत बाग का निर्माण जहांगीर के द्वारा किया गया था। इसी दौलत बाग को शाही बाग के नाम से चलता है। इसे क्या कहते हैं, शाही बाग या सुभाष उद्यान कहा जाता है। सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है किसे, दौलत बाग को। तो अपन देखा आना सागर झील कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। ये कहाँ पर है, अजमेर में। ये है अपन की अजमेर जिले में स्थित है। कब बनवाई थी, 1137 ईस्वी में। किसके द्वारा, अन्नराज के द्वारा। इसी आना सागर झील के किनारे पर शाहजहां ने बारदरी बनवाई।
जहांगीर ने दौलत बाग को सुभाष उद्यान कहा जाता है। और इसे जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। इस जहांगीर की पत्नी आती है नूरजहां। नूर जहां किसी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां की माँ आती है असमत बेगम। नूरजहां की माँ का नाम था असमत बेगम। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने नूरजहां की माँ असमत बेगम ने इसी उद्यान में बैठकर इत्र का निर्माण किया। क्या बनवाया? इत्र का निर्माण किया। इसने नूरजहां की माँ असमत बेगम ने। तो जहांगीर के बारे में भी कुछ लॉजिक आते हैं कि आपने शायद सुने होंगे, नहीं सुने हो तो मैं आज आपको सुनाता हूँ दोबारा विस्तार से कि जहांगीर जी होते हैं या जहांगीर बादशाह होता है, मुगल बादशाह, जो अपनी पत्नी है वो नूरजहां से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो इतना प्रेम करता है कि वो नूरजहां से क्या कहता है? नूरजहां से कहता है कि हम नींद में उठकर, वो कह रहा है, जहांगीर कह रहा है नूरजहां से, हम नींद में उठकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं तुझे, क्यों ख्वाबों में मेरे इतना करीब चली आती हो तुम। हम नींद में उठकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं तुझे, क्यों ख्वाबों में मेरे इतना करीब चली आती हो तुम। कौन? नूरजहां के लिए कह रहा है। कौन? जहांगीर। कि जहांगीर इससे इतना प्रेम करता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। फिर नूरजहां भी जहांगीर से भी बहुत ज्यादा प्रेम करती है। नूरजहां कहती है कि ना चांद की चाहत है, ना चांद की चाहत है, ना तारों की फरमाइश है, बस यही यही मेरी ख्वाहिश है कि तुम सदा मेरे साथ रहो। क्या कहती है? कि ना चांद की चाहत है, ना तारों की फरमाइश है, हर जन्म में तू हर जन्म में तू ही मिले, बस यही मेरी ख्वाहिश है। कौन कह रही है? नूरजहां कैसी है? कह रही है किससे? जहांगीर से। और असमत बेगम ने से पसीने से कुछ बदबू आती थी, जिस कारण उसकी माँ थी कौन? नूर असमत बेगम, सॉरी, नूरजहां की माँ थी असमत बेगम। नूरजहां पत्नी किसकी थी? जहांगीर की। जहांगीर के साथ कौन रहती थी? नूरजहां। नूरजहां के पसीने से कुछ बदबू आती होगी शायद, मेरे हिसाब से। तो असमत में उससे कहा होगा जहांगीर ने किससे? नूरजहां से, कि आपके पसीने से बदबू आ गई है। तो उसे शर्मिंदी महसूस की होगी। किसने? नूरजहां ने बोला था अपनी माँ से, उससे असमत बेगम से, कि माँ, मेरे पतिदेव कहते हैं मुझे कि आपके पसीने से बदबू आती है, तो मैं क्या इलाज करूं? तो उसकी माँ ने कही थी कि बेटी, मैं चलती हूँ सुबह सुबह में आपके साथ में, और वहां पे बैठकर मैं कुछ फूलों से आपके लिए एक परफ्यूम या सेंट या इत्र की व्यवस्था करती हूँ। तो वो व्यवस्था करती है इत्र की। कौन? असमत बेगम। किसके लिए? नूरजहां के लिए। और नूरजहां उसको लगाकर और एकदम मस्त हो जाती है और अपने पतिदेव के पास चली जाती है। और नूरजहां। फिर देखते हैं अपन, ये होती है अपन की आना सागर झील। आना सागर झील के किनारे भी बताया था आपको, दौलत बाग स्थित है, बारह स्थित है, निर्माण करा था अन्नोराज ने। ये अपन की यहाँ तक की आना सागर झील होती है। फिर अपनी एक झील आती है, हल्की झील है, जिसका नाम आता है अपन का फाय सागर। फाय सागर झील कहाँ पर है? अजमेर जिले में स्थित है। किस नदी पर है? बांडी नदी पर है। और आना सागर झील कहाँ पर है? बांडी नदी पर है। ये भी बांडी नदी में स्थित है। और फाय सागर झील भी कहाँ पर है? अजमेर जिले में स्थित है। किस नदी पर है? बांडी नदी पर स्थित है। फाय सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। ये अकाल राहत के लिए बनाई गई थी। रात के बनाई गई थी, बांडी नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1891 में किया गया था। किसका? फायसागर झील का निर्माण 1891 में किया गया था। किस नदी पर है? बांडी नदी पर है। अकाल राहत क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। ये अपन की दो झील होती है अजमेर जिले की। फिर आती है अपन की नेक्स्ट झील आती है अपन की कौन सी? पुष्कर झील। तो एक बार अपन ने जो पढ़ा उसे रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं आपको पुष्कर झील के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अपन ने पढ़ा था आज अजमेर जिले में पढ़ रहे हैं अपन। तीन झीलें थी अपन की। एक थी आना सागर झील, एक थी फाय सागर झील। आना सागर झील पर ही आना सागर झील का निर्माण अन्नराज के द्वारा 1113 ईस्वी, सॉरी 1137 ईस्वी में अजमेर जिले में किया गया था। इसी झील के किनारे जहांगीर ने बारहदरी बनवाई, लेकिन जहांगीर ने, सॉरी, शाहजहां ने बनवाई बारहदरी, जहांगीर ने बनवाया दौलत बाग। दौलत बाग को ही सुभाष उद्यान, शाही बाग के नाम से जाना जाता है, जिसमें जहांगीर की पत्नी नूरजहां की माँ असमत बेगम ने इत्र का निर्माण किया था। यह कौन सी होती है अपन की?
आना सागर झील होती है। फिर होती है अपन की फाय सागर झील। फाय सागर झील कहाँ पर है? अजमेर जिले में स्थित है, बांडी नदी पर है। इसी झील को निर्माण अकाल राहत के लिए कराया गया था। ये अपन की दो झीलें होती है। नेक्स्ट झील आती है पुष्कर झील। आप अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अब देखते हैं अपन पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर जिले में स्थित है। तो अजमेर से एक जिला और बना था अपन नवीन पर, जिसका नाम है ब्यावर। ब्यावर जिला रामनिवास समिति की सिफारिश पर श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान का नवीनतम जिला बनाया गया था 2007 अगस्त 2023 को। लेकिन फिर सरकार बनती है राजस्थान बीजेपी की। बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री आते हैं भजन लाल जी। भजन लाल जी एक समिति गठन करते हैं, और जिसमें कुछ जिले थे उनको निरस्त कर देते हैं, और 8 जिले राजस्थान में यथावत स्थिति में रखे जाते हैं। और उस जिले कोच समिति का नाम आता है ललित के पवार समिति की सिफारिश पर। यह अपन की अजमेर जिले की कुछ सामान्य चर्चा थी। और अब देखते हैं अपन पुष्कर झील। अब आती है अपन की पुष्कर झील। यह अपन की पुष्कर झील। पुष्कर झील को कुछ विद्वान हुए थे जो क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, उन पर अपन चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं अपन कि भगवान विष्णु कौन थे? भगवान विष्णु थे जिनके हाथ से एक पुष्प गिरा था, जिसके कारण इस झील को पुष्प पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं अपन के पुष्पीकरण ब्राह्मण के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था, जिस कारण इसे पुष्कर झील कहा जाता है। तो अपन दो बातें आती है इसमें। एक आती है कि भगवान विष्णु के हाथ से पुष्प गिरा, जिससे पुष्कर झील का निर्माण हुआ था। और दूसरी नेक्स्ट बात आती है उनकी, वो आती है कि पुष्पकरण नाम के ब्राह्मण आते हैं। पुष्पकरण नामक ब्राह्मण होते थे जिन्होंने इस झील का निर्माण कराया था। इसी कारण से पुष्कर झील कहा जाता है। लेकिन जो इस झील के बारे में अपनी सही व्याख्या आती है वो क्या आती है कि राजस्थान में पुष्कर जिले के अंतर्गत एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। ज्वालामुखी उद्गार से जो ज्वालामुखी के अंदर होता है पृथ्वी के अंदर, उसे मैग्मा कहा जाता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वह मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है और अत्यधिक गर्म होता है, एक लाल होता है। लेकिन जो मैग्मा बाहर आता है तो जमीन पर खड्डा हो जाता है, जिसे क्रेटर कहा जाता है। और उसी क्रेटर का बड़ा रूप होता है, उसे काला डेरा कहा जाता है। तो उसी का ये उदाहरण है। कैसे? ये ज्वालामुखी काला डेरा का उदाहरण है। ज्वालामुखी काला डेरा का उदाहरण इसे माना जाता है। किसी पुष्कर झील को, तो अपन को यह ध्यान रखना है कि काला डेरा ज्वालामुखी उदाहरण किसी पुष्कर झील को माना जाता है। फिर देखते हैं अपन कि पुष्कर झील कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है। तो अपन की पुष्कर झील है जो आती है NH 58 पर स्थित है वर्तमान में। लेकिन इसी NH का पुराना नाम आता है NH 52। NH 52 है किसका? NH 58 का प्राचीनतम नाम। पुष्कर झील NH नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है वर्तमान में। इसे ही पुष्कर झील को पुष्कर झील को हिंदुओं का पांचवा कुंभ के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील क्या कहते हैं? हिंदुओं का पांचवा कुंभ। इसी झील को इस झील को हिंदुओं का पांचवा कुंभ कहा जाता है। किसे? पुष्कर झील को। फिर देखते हैं इसे तीर्थों का राज कहा जाता है।
इसे तीर्थराज कहा जाता है। किसी पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थ राज कहा जाता है। इसे तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। और इसे ही कोकण तीर्थ कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? कोकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है किसी पुष्कर झील को। लेकिन मैंने बताया था आपको कि हिंदुओं का पांचवा कुंभ पुष्कर झील कहा जाता है। तीर्थों का राज तीर्थराज पुष्कर झील कहा जाता है। तीर्थों का मामा भी पुष्कर झील कहा जाता है। लेकिन तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर कहा जाता है। मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है क्या? तीर्थों का भांजा। तो अपन देखा तीर्थराज पुष्कर है, तीर्थों का मामा पुष्कर है, कोकण तीर्थ पुष्कर है। इसी झील को प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। किसी उसको क्या कहते हैं? प्रयागराज का गुरु। उसको कहा जाता है प्रयागराज का गुरु। प्रयागराज का गुरु पुष्कर झील को कहा जाता है। इसी पुष्कर झील पर 52 घाट स्थित है। कितने घाट है? 52 घाट स्थित है। कह रहे हो देखिए, इसी पुष्कर झील पर 52 घाट स्थित है, जिसमें से 52वें घाट का निर्माण, इसमें से 52वां घाट का निर्माण 52वें घाट का निर्माण नरहर राव के द्वारा किया गया था। नरहर नरहर राव के द्वारा किया गया था। किसका? 52वें घाट का। सॉरी, नरहर राव के द्वारा किया गया था। किसका? 52वें घाट का निर्माण। फिर आती है 1911 की घटना आती है। 1911 की घटना आती है, देखो देख रहे हो। 1911 की घटना आती है, जिसमें देखते हैं एक मैडम मेरी नाम की लेडीज आती है। नाम क्या होता है? मैडम मेरी। मैडम मेरी नाम की एक लेडीज आती है, जो एक घाट बनाती है जिसका नाम है जनौना घाट। जनौना घाट का निर्माण करती है कौन? मैडम मेरी। मैडम मेरी, मेरी मैडम नहीं, वो लेडीज आई थी, उसका नाम है मैडम मेरी, जो क्या करती है? जनौना घाट का निर्माण करती है। कब? 1911 में। फिर देखते हैं अपन, फिर एक घटना आती है इसी की, एक घाट आता है गांधी घाट। गांधी घाट से महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। एक आती है गांधी घाट से गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। किससे? गांधी घाट से। अपन देखे इसी पुष्कर झील का क्या घाट है? 52 घाट है, जिसमें से 52वें घाट का निर्माण नर नहर राव के द्वारा किया गया था। जबकि 1911 में एक घाट होता है जिसका नाम है जनरल घाट। जनरल घाट का निर्माण मैडम बेरी के द्वारा किया गया था। और फिर आता है गांधी घाट। गांधी घाट से गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। इससे गांधी घाट से। फिर आते हैं महाराजा सूरजमल थे। कौन थे? महाराजा सूरजमल के पुत्र थे, जिसका नाम था जमाहट सिंह। तो महाराजा सूरजमल के पुत्र जमाहरसी अपनी माती कृष्ण देवी को स्नान कराने के लिए आते हैं। कहाँ पर? उसका झील में। और वो जाट घाट का निर्माण कराते हैं। क्या कहते हैं? जाट घाट। जाट घाट का निर्माण जमाहरसी द्वारा किया था। जाट घाट का निर्माण भी जमाहरसी के द्वारा किया गया था। फिर आता है अपन का और भी घाट है इसमें, जैसे गौ घाट है, गौ घाट है, ब्रह्म घाट है, वर्रा घाट है। लेकिन अपन को ये घाट है याद नहीं करने। अपन जो मुख्य मुख्य एग्जाम में पूछ जाते हैं वही घाट याद रखे। मैंने बताया था आपको पुष्कर जिले में घाट है, 52 घाट है, जिसमें एक घाट का निर्माण आता है 52 घाट नहर राव के द्वारा किया गया था। फिर आता है गांधी घाट, जो गांधी जी की अस्थि विसर्जन किया था 1911 में। जनरल घाट बनवाया था किसी मैडम मेरी ने। फिर आता है जाट घाट, जिसका निर्माण जमाहरसी के द्वारा किया गया था। ये अपन के इसमें कुछ घाट थे। फिर देखते हैं अपन कि पुष्कर झील के किनारे पर किस किस के मंदिर हैं, किस किस ने तपस्या की थी, किस किस ने ग्रंथ लिखे थे। तो अपन देखते हैं इनमें। एक आते हैं अपन के, जिसका नाम था भगवान राम। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान इसी झील में किया था। तो आती है अपन की भगवान राम ने
भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की अपने पिता दशरथ अपने पिता दशरथ का पिंडदान किसमें किया था? इसी झील में किया था। इसी झील में किया था। किसमें? पुष्कर झील में। फिर आते हैं इसमें कि इसी झील के किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? इसी झील के किनारे मंदिर है एक, जिसका नाम है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? इसी झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, किनारे पर स्थित है। ये एकमात्र मंदिर है। कहाँ पर है? ब्रह्मा जी का कहाँ पर है? पुष्कर में स्थित है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। फिर देखते हैं इसके बाद अपन का सावित्री जी का मंदिर कहाँ पर? पुष्कर में है। सावित्री जी का मंदिर भी कहाँ पर है? पुष्कर पुष्कर में स्थित है। फिर आता है अपन का वराह मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। एक आता है वराह है, ये कहाँ पर है? पुष्कर में। लेकिन निर्माण किसका था? अन्नराज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका? वराह मंदिर निर्माण किसका था? अन्नराज ने। अन्नराज के द्वारा वराह मंदिर का निर्माण किया था। अनुराज कौन थे? मैंने आपको बताया था, अजमेर में शासक थे जो अनासागर झील का निर्माण किया गया था। तो वही अनुराज थे जिन्हें वराह मंदिर का निर्माण किया था। ये कहाँ पर है? पुष्कर में स्थित है। ठाते हैं जहांगीर महल भी कहाँ है? पुष्कर में स्थित है। ठातापन का जहांगीर महल, ये 2018 में एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल पुष्कर में स्थित नहीं कि अजमेर। अजमेर में एक स्थान था पुष्कर, उसमें स्थित है कौन? जहांगीर महल। फिर आता है अपन का भरतरी गुफा भी कहाँ है? भरतरी गुफा भी, भरतरी की गुफा है। भरतरी गुफा के बाद आता है अपन का कौरव पांडवों का दिग्विजय कहाँ हुआ था? इसी झील के किनारे हुआ था। किस पर? पुष्कर झील के किनारे। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा कहाँ की गई थी? पुष्कर झील के किनारे की गई थी। महर्षि वेद व्यास की रचना महाभारत में की थी। किसने? सॉरी, वेद व्यास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा था महर वेद व्यास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था महाभारत, जिसकी रचना कहाँ हुई थी? पुष्कर झील के किनारे की गई थी। फिर आता है अपन का एक आता है कालिदास। कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की गई थी। कहाँ? इसी झील के किनारे पर। जी अपन की पुष्कर झील होती है, तो एक बार दोबारा से देखते हैं और रिवाइज करते हैं। अपन ने पढ़ी पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है, जिसे भगवान विष्णु के हाथ से एक पुष्प गिरा, जिस कारण इसका नाम पुष्कर झील रखा गया था। लेकिन एक और बात कहावत आती है जिसमें कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था पुष्प कर्ण ब्राह्मण ने इस झील बनवाई थी, जिसका इसको पुष्कर झील कहा जाता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो होती है कि ज्वालामुखी उद्गार से कालडेरा बनता है, जिसे पुष्कर झील कहा जाता है। वे वर्तमान में प्राकृतिक झील है। कौन सी? पुष्कर झील क्या है? प्राकृतिक झील है। ये NH 58 पर स्थित है, जिसका प्राचीनतम नाम था NH 52। इसे तीर्थराज कहा जाता है, कोकण तीर्थ कहा जाता है, और तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। लेकिन तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन कि इस पुष्कर झील को प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। इस पुष्कर झील पर 52 घाट है, जिसमें से 52वें घाट का निर्माण नह राव के द्वारा किया गया था। फिर आता है अपन का 1911 की घटना आती है, जिसमें एक मैडम आती है जिसका नाम था मैडम मेरी जिन्होंने घाट का निर्माण कराती है। फिर आती है गांधी घाट कहाँ पर है? पुष्कर में है, जिसका निर्माण गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। फिर आते हैं एक महाराजा थे जिसका नाम था सूरजमल महाराजा के पुत्र थे जिसका नाम था जमा हर्षि अपनी माँ को लाता है कुशरी देवी को स्नान कराने के लिए पुष्कर में, और वह एक घाट बनाता जिसका नाम था जाट घाट। फिर देखते हैं अपन कि इसी पुष्कर में गवो घाट है, ब्रह्मा घाट है, वर्रा घाट है, काफी घाट है। ये अपन को याद नहीं करना, जो मुख्य घाट थे मैंने आपको बता दिए थे। फिर देखते हैं पुष्कर झील के किनारे कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, जिसमें आता है ब्रह्मा जी का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का जो कहाँ है? पुष्कर में स्थित है। सावित्री जी का मंदिर भी कहाँ है? रत्नागिरी पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? पुष्कर में स्थित है। वराह मंदिर कहाँ है? पुष्कर में, जो अनुराज के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर महल कहाँ पर है? पुष्कर में है। भरतरी गुफा भी कहाँ है? पुष्कर में है। कौरव पांडवों का दिग्विजय कहाँ हुआ था? पुष्कर झील के किनारे हुआ था। और कालिदास जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। वो ग्रंथ पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखा गया था। कहता है वेद व्यास जी के द्वारा
द्वारा एक ग्रंथि रचना की गई थी जिसका नाम था महाभारत, वो भी पुष्कर झील के किनारे की गई थी। ये अपन की पुष्कर झील कंप्लीट थी और आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। इससे आगे की चर्चा है जो नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। इसके बाद मीठे पानी की झीलों की एक क्लास बची है लास्ट, वो अपन की कल आ जाएगी। इसके बाद अपन का मीठे पानी की झीलें हैं जो कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद में खारे पानी की झीलें अपन शुरुआत करेंगे। लेकिन आप सभी का अच्छा सहयोग रहा हमारे साथ में और अच्छा सहयोग कर रहे हो आप सभी, हमारे चैनल को शेयर भी कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो, क्लासों को लाइक भी कर रहे हो आप। तो ऐसा ही सहयोग बनाए रखें। आप सभी के सहयोग से हम इस आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।